स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस है ना, अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत लोग इसको अवॉइड ही करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी वेदर इट्स परफॉर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। और जब एनालिसिस करते हैं ना तो हमें अपनी रिस्क एंड वायबिलिटी समझ में आती है। इसलिए अपने लाइफ में ना एनालिसिस का एक एंगल रखना। बेस्ट एग्जांपल आपको ये दूंगा, प्लान वीकली, ओके, एग्जीक्यूट डेली, ओके, एनालिसिस नाइटली। पूरे हफ्ते का प्लानिंग करने का, एग्जीक्यूट दिन में करने का, एवरी डे यू हैव टू एग्जीक्यूट, और उसका एनालिसिस रात को करने का। तो रात को जब आप एनालाइज करते हो ना तो तब आपको समझ में आता है डे गया कैसे और फिर आगे का दिन में कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। सो अगर आप ऐसे करते जाओगे तो यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर 52 टाइम्स, क्योंकि उसके बाद साल ही खत्म हो जाएगा, 52 वीक्स। Got it? It only takes a 52 weeks to complete the entire year, and that things work wonder. ठीक है, इसी चीज को धीरे धीरे करते करते बैलेंसिंग चीजें इधर उधर उधर उधर, आई वॉज ऑल्सो डूइंग, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, प्लस मैं अपनी हैबिट ऑफ रीडिंग बुक जो शुरू की हुई है वो भी मेंटेन रख रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपको वीक एनालाइज करना होता है, डेली एग्जीक्यूशंस प्लान करने होते हैं, ठीक है। और टाइम टेबल पे तो कभी चलता ही नहीं है, मतलब इस घंटे पे ये करूँगा ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि मुझे एक्टिविटी क्या करनी है, और एज फार एज पॉसिबल इफ यू कैन डेवलप रिचुअल्स कि किसके साथ क्या। जैसे मैं घर पे जाता हूँ, घर का दरवाज़ा बंद करने से पहले आई स्विच ऑन माई लैपटॉप एंड देन क्लोज द डोर। तो बिफोर डूइंग वॉट, सुबह अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, if I'm doing brush, I wear my shoes and then do the brush. So then I can go for walk. That's how I determine the rituals. Okay, so find out your rituals. So before I go for bathe, I see to it that मैं एक book के 2-3 parts पढ़ लूँ and then I go for bathing. So that helps me to have a proper ritual set. तो ही जाके धीरे 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 चीज़ें होगी, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, तो इसी तरह ये हमने अपने ही आप को, जैसे मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मेरे कहाँ कहाँ पे एस्पेक्ट हैं जो किसके साथ मुझे जोड़ने चाहिए, वही चीज़ आपको समझनी है कि बिजनेस में भी एनालिसिस उस तरह से काम करता है कि आपके बिजनेस को ग्रोथ देने वाले स्टेक होल्डर्स हैं कौन और उनके साथ कैसे जुड़ना चाहिए। स्टेक होल्डर एनालिसिस इज अ की पार्ट ऑफ वेइंग एंड बैलेंसिंग द थिंग्स, कि चीज़ें चल कैसे रही है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। दैट इज ड्राइंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, आइडेंटिफाइंग द इंटरेस्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप विच बिल्ट अपॉन देम। अगर आपके कस्टमर्स आपके ट्रस्ट वर्दी स्टेक होल्डर्स है, यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिल्ट अपॉन देम, एंड access the participation of different stakeholders. Clear? So यहाँ पर आने वाले टाइम में इफ यू आर प्लानिंग अ जॉब, तो आपका मेन कस्टमर आपका बॉस हुआ। ओके, सो इफ योर बॉस इज कंटेंटेड दैट यस यू आर वर्किंग वेल, तो काम हो जाएगा। क्लियर? एंड हेल्ड, यू कैन से satisfying or making the contented boss is very difficult task. रीजन क्योंकि बॉस के पास बैकग्राउंड पे पूरी कंपनी चल रही होती है। एज अ रिजल्ट वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनता है एंड देन ही सेज नहीं नहीं ये बराबर नहीं वो बराबर नहीं। तो ये बिकम्स ए रियल गुड टास्क, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग आज बॉस किससे मिल के आया होगा, क्योंकि देन यू गेट एन आइडिया, अगर इससे मिला है और उसके मिलने के बाद उसने मुझे ये बात बोली तो नेक्स्ट टाइम इससे मिलने जाएगा, सेक्रेटरी से पता कर लिया तो अब ये कुछ ना कुछ ऐसी बात सुनाएगा। You get an idea. That's also an analysis. Okay. A better stakeholder engagement is required. एक चीज याद रखना, जब भी कहाँ पे भी इंस्टीट्यूट के मॉडल में ये वर्ड आप देखो ना, उसको लर्न करना है। They have a liking for it. Okay, they have a liking. और ये कहीं ना कहीं पास एग्जाम्स में आया भी हुआ है। So whenever you see this word, you have to learn it. Okay. So stakeholders रिलेशनशिप क्या है, बेटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट चाहिए। अभी देखो हर एक लोगों को ये समझना होता है कि अगर ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इससे जुड़ने वाले हर एक पर्सन को मुझे कहीं ना कहीं जोड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ काम में बिजी रखना पड़ता है।
दैट्स कॉल्ड स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट. सो इसको बिजी रखने के लिए और जानने के लिए और क्या करें, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स इन एकेडमिक्स. कभी कभी अपने लाइफ के लिए बात करूं या पर्सनल लेवल पे बात करूं, तो हाउ डू यू गेट बेटर इन योर एंगेजमेंट और इन योर वर्क लाइफ. याद रखना, learning is a ever growing and ever, you can say, ever part which will keep continuing for long term till the time you want earning. So if you are learning, you are earning. आज जमाना वही है. ओके, सो आपको रेलिवेंट अपने एकेडमिक्स सुधारते रहने पड़ेंगे. आई एम नॉट आस्किंग टू टेक डिग्रीज, नहीं, डोंट बिकम द थर्मामीटर. So I'm asking you to learn something new each time. It can be from the books, it can be from new things or new academics or new knowledge and strategies. Take consultation from technical advisors in environmental areas and social वगैरह में. It always help. Business के लिए भी help करता है, personal level पे भी. Okay? आज I'm learning languages of computer based थोड़ा बहुत, because I'm doing a data analyst course. So उसमें मुझे मालूम पड़ा है कि नया नया चीज़ क्या हो रहा है. So as a result, you'll have to have another level of analyzing things, of understanding things, and you have to have the special interest in employees local circles. आपको हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा लेवल पे एक्टिव दिखना पड़ेगा. थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ा थोड़ा एक्टिव दिखना पड़ता है. ओके, सो दैट एवरीबडी इज नोन. मतलब याद रखना, वी एज अ पर्सन आर कलेक्टिव, नॉट एज एन इंडिविजुअल. तो मैं जिन जिन जनों से कलेक्टेड हुआ हूँ, उन उन जनों के या उन चीज़ों के बारे में कलेक्टेड. तो यू डिज़ाइन योर वर्क लाइफ लाइक आई एम कनेक्टेड टू माई वर्क, फैमिली, सो एंड सो एंड सो. ओके, दिस इज माई वर्क, वर्क इज कनेक्टेड टू दिस दिस, दिस इज कनेक्टेड टू दिस दिस. So when you design your work life, that time you start thinking कि okay, I am connected to water. तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ, किसी को महीने में एक बार टच करो, वर्क लाइफ होगा तो उसको डेली टच करना पड़ता है, किसी को वीकली टच करना पड़ता है, वो एनालाइज करना होता है. जैसे किसी का बर्थडे है, महीने में, साल में एक बार टच करना है. तो दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल. ओके, एंड co-implement such NGOs with the partners with the company. So yes, it is said in the Babylonians' time, if you can, then give away 1/3 of your income. Okay, because it gives back in multifolds. So if you can't give too much, at least give something as a donation. ठीक है, that's what it is. तो आप NGOs वगैरह से कनेक्ट करते हो, आप अपनी सोशल इम्प्रेज सुधारते हो, लेकिन कभी कभी बिना किसी चीज़ के लिए डोनेट करके आप, इट हेल्प्स. कभी कभी वो चीज़ें हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन प्रॉपर, एक यू कैन से अंदर से एक रिलीफ मिलता है कि ठीक है, चल हमने किसी का कुछ तो अच्छा किया. एंड यू डोंट वांट एनी नेम टू बी कमिंग और समथिंग लाइक मेरा नाम हो, वो ईगोइस्टिक हो जाएगा. तो वो नहीं. तो इस तरह से हो सके तो साल में एक दो बार, और अगर आप ज़्यादा बार करो तो महीने में एक आध बार थोड़ा बहुत डोनेशंस करके आओ. इट हेल्प्स एक्चुअली. दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. Okay, or Thanksgiving. Now, what are the types of stakeholders? Now, types of stakeholders, that is somebody who is connected to the company and somebody who is outside the company. ठीक है? अच्छा, tell me something. Company के employees, are they internal or external? Okay, company के media persons, government external. Okay, media person external. NGOs external. Shareholders, directors, customers, creditors. Okay, then trade unions. So are they connected to the company or not? ये identification हमारे लिए बहुत important है. अब देखो, इसको देखो, अब आपको समझ में आएगा. The primary are internals. They are connected to the company, so they are need for the survival. Employees, customers, investors, shareholders, as well as the government, communities, ये सब internal है. External कौन कौन है ये देखो. That is survival के लिए बाद, that is secondary for survival. Media, trade associations, special interest groups. Okay, and both primary and secondary are needed for our growth.
तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लाइफ के मेनली यानी इनर सर्कल में कौन जुड़े हुए हैं और एक्सटर्नल सर्कल में कौन है। तो कि एक्सटर्नल सर्कल में आप महीने में एक बार भी टाइम दिया चलेगा, पर जो इनर सर्कल में वो आपका एक्चुअल टाइम कंज्यूम करते हैं, दे टेक अवे योर अटेंशन। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपके इनर सर्कल में कौन है जो आपका अटेंशन लेके जाते हैं। ठीक है, अभी इसी तरह से हुआ क्या था कि स्टेक होल्डर्स के ऊपर ना एक टाइम पे बहुत बड़े लोगों ने, जैसे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक मीटिंग बुलाई थी कि लेट्स हैव क्लैरिटी ऑन स्टेक होल्डर्स, क्योंकि जब वो लोग का बिजनेस अच्छा चलने लगा तो दे वांटेड टू शेयर इट। तो दैट्स व्हाई कॉक्स राउंड टेबल डेवलप हुआ था, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बिजनेस था, सीआरटी टेबल, और उन्होंने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सेंस में बिजनेस को डेवलप। फिलिप्स का जो हेड है, Curtis Phillips, the president of Philips Electronics, okay, and Oliver Gestalt, the vice president of Instead, इन लोगों ने मिलकर ये टेबल ऑर्गेनाइज किया था, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, और इनका पूरा प्रिंसिपल डेवलप करता था जापानीज कंसेप्ट ऑफ कियोसी। आज उसको इकिगाई में पढ़ते हो आप। कियोसी का मतलब होता है वेलबींग ऑफ एवरीवन। जब हिरोशिमा और नागासाकी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जापान वालों ने पहला कंसेप्ट बताया कि एक दूसरे की मदद करो, अपनी नहीं दूसरे की मदद करो। फिर उन्होंने देखा कि दूसरे की मदद अच्छे से हो रही है तो अपनी विलेज की मदद करो, विलेज की मदद अच्छे से हो रही है तो अपनी सिटी की मदद करो, सिटी की मदद हो रही है तो अपनी पूरे टाउन की मदद करो, टाउन की हो रही है तो पूरी कंट्री की मदद करो। इस तरीके से उन्होंने कियोसी का कंसेप्ट बनाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जापान हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी खड़ा हो गया, वर्ल्ड की इकोनॉमी में डेवलप आ गया। दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ कियोसी, वेलबींग ऑफ द अदर। ठीक है, और इस कंसेप्ट की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से ह्यूमन डिग्निटी बच गई और लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया। सो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में कॉक्स राउंड टेबल डेवलप हुआ था, इसने 7 प्रिंसिपल्स दिए थे। ओके, अच्छा, ओल्ड कोर्स में एक टाइम होता था, कॉक्स राउंड टेबल वाज लाइक एवरी थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन। एवरी थर्ड अटेम्प्ट में कॉक्स राउंड टेबल आएगा ही आएगा, और कॉक्स आएगा तो उसका सेकेंड अटेम्प्ट कौन सा आएगा, उसको बोलते थे क्लार्कसन प्रिंसिपल्स। तो इस अटेम्प्ट में अगर कॉक्स आया तो ओल्ड कोर्स में पक्का था नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लार्कसन प्रिंसिपल आएगा। ऐसा चलता था बीच में कंसेप्ट। अभी ऐसा नहीं चलता है, अभी समथिंग लाइक थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में कॉक्स आता है या कभी कभी क्लार्कसन आता है। अब लास्ट अटेम्प्ट में क्लार्कसन आके गया है, सो अब इस अटेम्प्ट में क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। बट दैट यूज्ड टू बी द प्रैक्टिस ऑफ कॉक्स राउंड टेबल। तो बच्चे इसको रट्टा करके जाते थे लिटरली, क्योंकि मालूम था कॉक्स या क्लार्कसन एक तो आने ही वाला है। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, स्पेशली इसके प्रिंसिपल्स की हेडिंग्स ही देखनी है, वो बहुत अच्छे से करके जाना। अब याद रखना, देयर आर 7, अगर आप बैंक 7 on 7 दे पाओ, हैट्स ऑफ, कॉक्स राउंड टेबल में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओनली हेडिंग्स पे यस, लेकिन अगर आप नहीं दे पाओ तो एटलीस्ट 6 देने की कोशिश करना। ओके, सो अब इसके टेबल्स, दैट इज इन्होंने जो डिस्कशन किया था वो क्या था, रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स बियॉन्ड शेयर होल्डर्स। बहुत अच्छी बात बोली थी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द स्टेक होल्डर्स। देखो, जिस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करते हो ना, उसको आप इंपॉर्टेंस देते हो। तो शेयर होल्डर्स तो है ही, स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्ट करो। कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। देखो उस टाइम पे ना ESE चलता था, क्योंकि वो ये टेबल जब डेवलप हुआ है ना, ये डेवलप हुआ है बहुत पहले, समथिंग अराउंड 1994 के आसपास। तो उस टाइम पे ESE चलता था, फिर ओवर द पीरियड क्या हुआ, G आया, गवर्नेंस, तो ESG गवर्नेंस आ गया। सो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करो, ये बोलने की बात आ रहा है। ये बोलता है बिल्ड ट्रस्ट बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, माई प्रोडक्ट है दिस कंटेंट दिस कंटेंट दिस, बस। या जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं MCA के फॉर्म्स भरता हूँ, मेरे सारे पर्टिकुलर्स भी मैंने रेडी रखे हैं। तो मेरे फाइल्स, मेरे मीटिंग्स, मेरे मिनट्स, ये सब वेल ऑर्गेनाइज है। दैट इज गोइंग बियॉन्ड। ओके, इसका लिविंग एग्जाम्पल क्या है, अगर आप कभी भी कोई टास्क करो 2+1, उसके थोड़ा ऊपर लेके जाओ। अगर लाइफ में जो भी आपको असाइनमेंट दिया है 2+1, ओके, उसको थोड़ा और ऊपर लेके जाओ, इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर ग्रोथ। ठीक है,
आप ढूंढो उसके ऊपर एक और चीज क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कोई भी एम्प्लॉय एक और चीज ऊपर नहीं करेगा। विद नोबडी वांट्स टू पुट द एफर्ट, जो हो रहा है उसमें भी वो एफर्ट नहीं डालना चाहेंगे। हम एक और चीज ऊपर लेके जाते हैं और आपको अचानक से यू बिकम द स्पेशल कैटेगरी। ओके, व्हाई? बिकॉज इफ पीपल वर्क फॉर 8 hours, आई डू +1 9 hours, लेकिन आई एक्चुअली वर्क फॉर 9 hours, जस्ट सिटिंग नहीं। But that +1 helps you to be a better in that thing. Okay, then especially अपने टास्क की तरफ ध्यान रखना। Respect for rules, the word is again good. Respect for rules and conventions and sections and laws जो भी बने हुए हैं उसका रिस्पेक्ट करोगे तो आप उसको अबाइड करोगे, कंप्लाई करोगे। Then support responsible globalization, wonderful statement. Globalization है but you have to support them in a responsible way. Okay, and when you take the responsibility, it falls on your shoulder, you have to be extra careful. ठीक है? And respect the environment, again a very good word. आपके आजू बाजू का environment अच्छा रहे उसके लिए उसकी respect करो। ओके, क्या बोलते हैं? वसुंधरा कुटुंब, हाँ, वसुंधरा इव कुटुंबकम। ओके, we are one family, one nation, one something. So if you respect something, it is like that. एंड अवॉइड इलिसिट एक्टिविटीज, ये बहुत पुल करती है। ओके, इलिसिट एक्टिविटीज मतलब थोड़ी सी चोरी कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये अपने को बहुत पुल करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन योर वर्क लाइफ और लाइफ अहेड, किसी के बारे में बुरा बोलने की कोशिश मत करना। ओके, किसी के बारे में बुरा बोलने की कोशिश मत करना। सो प्रेफरेबली किसी के बारे में बुरा बोलने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपने जो बोला वो कहाँ किसके पास चले जाए, और ले देखिए वो वर्ड्स कभी ना कभी उस पर्सन के पास पहुंच ही जाते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, दैट इज जोस डिसिल्वा ने, किसी के बारे में बुरा सोचते हुए कभी मीटिंग पे मत जाना। अगर आप कभी मीटिंग वगैरह में जा रहे हो ना, साला ये आदमी तो बिजनेस भी नहीं देता है, ये सोचते हुए कभी मत जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं टेलीपैथी होती है, वो आपको एक्चुअली बिजनेस नहीं देगा। और मैंने, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट, तो मुझे इस चीज़ की अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो गई है। नाउ आई ऑलवेज गेन अ पॉजिटिव इंसाइट ऑफ दैट। फर्स्ट मैं उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलता हूँ अपने आप को, येस ही इज़ दैट, ही इज़ डूइंग वेरी गुड, और ये वो, और देन आई गो टू देम। तो वो एनर्जी वहाँ पे दिखती है, वो एनर्जी वहाँ पे दिखती है उनके साथ। एंड व्हेन वी मीट, वी भले ही वो बिजनेस नहीं दे, वी आर लाइक हाय हाउ आर यू, अरे यार बहुत टाइम के बाद मिले, ये वो एनर्जी वहाँ पे दिखती है। अगर मैं ये बोलूँ कि साला पिछले 1 साल से इसने 1 रुपये का भी काम नहीं दिया है तो एनर्जी मुझे किल कर देगी। मैं आई विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क विद हिम। वो एनर्जी उसको दिखती है ना, तो भले वो काम इस समय ना दे, लेकिन उसके ध्यान में है कि ये पर्सन जब भी मिलता है एनर्जेटिकली मिलता है, यार इसको कुछ ना कुछ तो काम दिया जा सकता है। दैट हैज हेल्प मी टू मेंटेन माय स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। क्लियर? एंड फॉक्स राउंड टेबल के कुछ गाइडलाइंस थे, ये आपके की बेनिफिशरीज होते हैं बिजनेस में, इन लोगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन हेडिंग्स ही ध्यान रखनी, बाकी ये सारे प्रोविजंस पढ़ोगे ना एग्जाम में अपने आप ही लिखने वाले हो, वो तो है ही, एग्जाम अपने भरोसे। सो कस्टमर्स हमेशा हमारे बिजनेस के मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक और चीज समझा देता हूं, जब तक आप CS इन कंपनी में काम कर रहे हो तब तक आपकी सैलरी है ना बहुत ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, लेकिन जब आप कंपनी के ऑपरेशंस में जुड़ोगे तब आपकी सैलरी का जंप ऐसे ऊपर जाएगा। क्योंकि जो सेल्स डिपार्टमेंट में होता है, ऑपरेशंस में जुड़ता है, वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप कंपनी के लिए सिर्फ कंप्लायंस कंप्लायंस कर रहे हो, रिमेंबर कंपनी के लिए आप उनके कस्टमर्स को टच नहीं कर रहे हो, तब तक आप कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन साइड में हो। जिस दिन आप कंपनी के कस्टमर्स को टच कर रहे हो उस दिन आप वेरी इंपॉर्टेंट हो जाओ। तो ये वो लोग हैं। ओके, जैसे मेरे दोस्त ने अपार्ट फ्रॉम CS कंपनी के MD को बोला कि सर अपना जो लेबर लॉ कंप्लायंस वगैरह है ना, आप मेरे को बोलिए, मैं फैक्ट्री जाके पूरा चेक करने के लिए रेडी हूँ। वॉलंटरली बोला,
स्टार्टिंग में तो बॉस ने बोला बट डोंट टेक ओवर वर्क। नहीं सर, मैं अपनी तरफ से पूरा चेकलिस्ट रेडी करता हूँ, आप देखिए, वी विल चेक एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट इट, सो आई विल चेक एवरीथिंग। स्टार्टिंग में बॉस रिलक्टेंट था, पर उसने पूरा डिटेल चेकलिस्ट एक्सेल शीट बना के उसने भेजी। यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट इट, सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन लेबर साइड। रिलक्शन के बाद भी जब एक ओकेजन आया कि एम्प्लॉय ने कुछ फ्रॉड वॉड किया है, तब बॉस को लगने लगा आई थिंक ये लीगल ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। तो उसको बोला हु यू नीड इन योर टीम। बोला कुछ नहीं, मैं इंटरनल ऑडिटर के साथ हम दोनों मिलके काम करने के लिए रेडी हैं। इंटरनल ऑडिटर को भी खुशी हुई कि यार इसने मेरे पे विश्वास दिखाया है, तो चलेंगे। और इंडिया में जितनी भी फैक्ट्री एरिया है हम लोग विजिट करके चेक करेंगे भाई कैसे चल रहा है, ग्रेचुटी स्कीम इसका क्या है, पूरी रिपोर्टिंग बनाएंगे सर, वी आर रेडी फॉर दैट। और अपना काम इफेक्ट नहीं होगा, आई विल कैरी लैपटॉप एंड गेट द थिंग्स डन ऑल्सो। और पीछे भी अपने बैठे हुए हैं CS टीम में, तो दे विल टेक केयर, डोंट वरी। ही डिड दैट। दैट that incident actually helped my friend to climb further in his life in the same organization. See, he touched this man, इनको टच किया। ये सब है ना कंपनी के क्रिटिकल एरियाज। अगर आप इनमें से किसी को टच कर रहे हो ना, लेट मी टेल यू, यू हैव अ डिफरेंट करियर इन कंपनी कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। सो कस्टमर्स को या तो टच करो, या एम्प्लॉयज रिलेशंस में टच करो, ओके, या फिर आप शेयर होल्डर्स को टच कर रहे हो, शेयर होल्डर्स कंप्लायंस, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स लाने का काम, शेयर होल्डर्स कैसे बैलेंस हो रहे हैं, ओके, मेजर अपना काम इसके रिलेशन में आता है, ओके। एंड सप्लायर्स जिनसे फंड दैट इज रिसोर्सेज आती है, इन सब के साथ इनसे टच होते हैं। या फिर कंपेटिटर्स, ये होता है एनालिसिस करना। कंपेटिटर्स के साथ का पूरा बिजनेस एनालिसिस पे चलता है, उनके कितने कस्टमर्स हैं, उन लोग कैसे कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं। अगर आप ये डेटा देते हो ना, कंपनी इज लिटरली टू बाय इट। दे वांट टू नो हाउ द कंपेटिटर्स और कॉम्पिटिटर्स आर गोइंग अहेड, व्हाट दे आर डूइंग डिफरेंटली, ओके। तो ये वो लोग हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। और इफ यू आर काइंड ऑफ गाय जो सोसाइटीज और NGOs में अच्छे डेवलप हो जाते हो, टच देम। कम्युनिटीज, ओके, सोशल इमेजिंग, कम्युनिटीज, PR काइंड ऑफ, सी ये सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन सब में ही आप ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे फ्यूचर देखते हो, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स ही अपने लिए क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स है। अगर आप इन यू कैन से 6 के 6 जनों से टच नहीं कर रहे ना, तो आप काम तो कर रहे हो लेकिन आप साइड में हो, आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, क्लार्कसन प्रिंसिपल्स क्या रहता है? क्लार्कसन प्रिंसिपल ने क्या किया था, देखो जहां तक कॉक्स राउंड टेबल का सवाल था ना, उसने ये बताया था कि ओवरऑल कंपनी को बाहर से कैसे सुधारते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। क्लार्कसन ने उल्टा बोला, कंपनी को अंदर बैठने वाले कैसे सुधारेंगे, ओके, उसकी बात की थी। अब याद रखना, क्लार्कसन ने अपनी कंट्री के हिसाब से यानी अमेरिका के हिसाब से मैनेजर वर्ड यूज किया है, हम इसको यहाँ पे डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्लार्कसन प्रिंसिपल एक्चुअली ये प्रिंसिपल था, ही वाज अ फैकल्टी एट द टोरंटो यूनिवर्सिटी, मैक्स क्लार्कसन, और उसने सोशल परफॉर्मेंस एंड एथिक्स के बारे में बताया था। देयर वर 7 प्रिंसिपल्स व्हिच वर डेवलप्ड बाय क्लार्कसन, और हो सके तो एटलीस्ट 6 तो याद ही रखना, बट 7 प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए थे। तो ये 7 प्रिंसिपल्स में उसने, और जहाँ पे भी आपको लर्निंग में या डिफिकल्ट हो तो मैनेजर को डायरेक्टर कर देना। सो डायरेक्टर हैज टू एक्नॉलेज द कंसर्न ऑफ लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स, ओके, उसको ये मानना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ये क्लार्कसन का प्रिंसिपल है ना, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के, यू हैव टू एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टेक होल्डर्स, यू हैव टू लिसन टू देम ओपनली एंड कम्युनिकेट विद देम, यू हैव टू अडॉप्ट द प्रोसेस एंड बिहेवियर विच इज सेंसिटिव टू द कंसर्न। कभी कभी सेंसिटिव एरियाज में आपको डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, okay, you have to recognize the interdependence and rewards from the stakeholders। याद रखना, इसलिए मैं बोला किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले थोड़ा सोचना, बिकॉज ये अपने सेंसिटिव एरियाज हैं, एंड यू हैव टू वर्क कोऑपरेटिवली विद द एंटिटीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट, ओके। हम कहीं ना, हम सब इंटरडिपेंडेंट है, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट्स, हम सब इंटरडिपेंडेंट है। आज लोगों की हालत ऐसी है कि वो अकेले बैठ नहीं सकते, बिना मोबाइल के नहीं बैठ पाएंगे, ओके,
वो अकेले बैठ ही नहीं सकते हैं, लोग इतने फिजिट हो चुके हैं कि इट एक्चुअली फील्स लाइक यार कुछ तो चाहिए. The state which Gautam Buddha used to say, that is neti state, that is called do nothing. वो do nothing की state में बैठना बहुत मुश्किल है. And that's the reason why you see these people are taking responsibility. You have to find out those activity which jeopardize your human relationships. अगर आपका relationship कहीं पे खराब हो रहा है, okay, it's better to blend it early. ओके उसको रीस्ट्रक्चर करके उसको ठीक करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि बाद में वो बहुत बुरी तरह खराब हो जाता है. इफ यू गिव लॉन्ग टाइम टू रिलेशनशिप, इट्स गॉन. ओके, सेंसिबल रीजनेबल टाइम समझना बहुत जरूरी है कि हाँ थोड़ा टाइम देना भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि झगड़ा हुआ और लंबे टाइम तक झगड़ा चलता रहे, तो फिर रिलेशनशिप हर सेंस में टूट जाएगा. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना. And managers has to acknowledge the potential conflict as a role of the shareholders and legal and moral responsibilities. उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हर किसी का रोल क्या है और कैसे उसको वो परफॉर्म कर रहे हैं. तो these are the 7 principles, very important principles which has come, and it is based on the meta principles that encourage the management to be specific. और यही principles में आपको metaverse दिखता है. You have to be the proactive guy. कुछ करना पड़ेगा बॉस. Okay, it encourages the meta principles. ठीक है. By the way, governance paradigms and various stakeholders, again वही लोग जो अफेक्ट करते हैं. सो अल्टीमेटली ऊपर के प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद यही चीज आया. बाकी इसके बारे में एक बार पढ़ के रख लेना, जस्ट रीड वंस अबाउट देम. एम्प्लॉयज हैं जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं. कस्टमर्स हैं जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं. लेंडर्स, अच्छा जहां जहां पे मैंने रीड वर्ड लिखा है ना, रीड, ये पास एग्जाम में आ चुका है. मतलब ओल्ड कोर्स में इस पर शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है. So employee as a stakeholder, what write a short note on employees as a stakeholder. तो आप employees के बारे में क्या क्या, employees से relationship रखना चाहिए, लेबर पॉलिसी अच्छे से रखना है, पैराडिम शिफ्ट है, employees के वेलफेयर के बारे में सोचना है, उनके रिटायरमेंट प्लान ये वो सब. तो employees as a stakeholder, they contribute to your productivity. तो कैसे उसको हैंडल करना है. ओके, so it's one of that thing. And customers as a stakeholder, how do you handle them? And one of the formula I say, okay, do this. जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो, try observe other persons. Awesome lessons हैं. Okay, हम लोग अपने मोबाइल में बहुत घुसे रहते हैं, लेकिन प्लीज इफ यू कैन just for few minutes try observe other person. But हाँ, don't be notice observing. ओके, वो नहीं तो ऐसा लगता है देख रही है काफी देर से यार. So don't get notice observing, but yes, try observe other persons. You learn actually a lot. Okay, if you can, अपने ऑफिस के आसपास के बस स्टॉप को ढूंढने का, sit there for some time and observe all the person bypassing. You have a different kind of person. like कौन कितने urgency में है, कौन किस में है, कौन किस दुनिया में है. It gives you a different kind of feeling. And उसके बाद अचानक से अपने दिमाग में ना कई नए नए आइडियाज आ जाते हैं. So you can find your sweet spots other than washrooms and bathrooms. Yes, because yes, वही एक एरिया होता है. कई लोग पहले you can say that is washroom was a area where people were not carrying mobile phones. अब तो वहाँ पे भी कैरी होता है. Clear? अब that is bathing is the only area where you can relax and think about yourself now. वो भी नहीं होता है because we bathe very fast. but think about it, because yes, ये बहुत short time है. इसके बाद you will be entering into your work life. ये सब बातें होती जाएंगी, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं. Nobody will want to teach you, okay, or preach you. rather preachers आपको बहुत मिल जाएंगे. They will preach you a lot, लंबा लंबा lecture देने वाले. Okay, और वो I remember this one of the girl from executive, मम्मी अनुपमा देखती है, उसमें आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, और वो बताती रहती है, देख इस लड़की के साथ ऐसा हुआ, तू ऐसा मत करना, देख. दैट्स व्हाट इज प्रीचिंग ऑल अबाउट. ओके, गॉड नोस क्या हुआ है, लेकिन कुछ वो लड़की भाग गई है एंड वो शादी डिसकंटिन्यू हो गई है,
तो ऐसा ऐसा कुछ करना नहीं तू। Okay, and vendors are your thing, and government and societies. Clear? And see, even at my family, I don't deny, even my mother or some at times my wife, they do watch the serial. Okay, but I don't see this. So there was a question in my mind कि यार ये लोग serial देखते क्यों हैं? I was having always that question, what was the reason why they are watching the serial? But then gradually I was reading a book of psychology. So वहाँ पे मेरे को उसका आंसर मिला. That is, ये जो serials हैं, because see, if for them it's a serial, okay? For me it could be Netflix, Amazon Prime or something like that. So why even Amazon Prime? Why somebody is watching Prime videos for so long, or why somebody is prodding Netflix for so long, or why people are so glared up to Facebook videos one after the other? You're doing that. Insta, you are just pushing it, pushing it, pushing it. You don't find any sensible thing, and just you're doing that. Don't even realize what are you doing, and why people are getting connected, why people are getting attentive to that. मैं वो attachment की समझने की कोशिश कर रहा था, because what is happening, फिर धीरे धीरे समझ में आया, it gives us a kind of simulation, it gives us a boosting. See, entertainment हमारी daily need की ज़रूरत है, हमें चाहिए entertainment, मैं मना नहीं करता हूँ. दो चीज़ें हमें चाहिए apart from our daily things that is happening around: entertainment and relaxation. ओके, हो क्या रहा है, रात को जब आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे लोग एंटरटेनमेंट देखने की कोशिश करते हैं, तो दैट एक्चुअली गिव्स यू अनदर काइंड ऑफ सिमुलेशन, और फिर रात के 1-2 बजे तक वो सोते नहीं, बिकॉज बॉडी गेट्स अनदर काइंड ऑफ सिमुलेशंस, नेटफ्लिक्स ये वो, दैट्स व्हाट हैपेंड. Whereas that period should be a relaxation. A simulation period is when you actually need a simulation. That is, मैं work में बहुत बोर हो रहा हूँ. Okay, I put on, let's have what's there on Netflix or thing. I watch for some time, and when that simulation starts happening, चल बंद किया, अब काम करते बैठते हैं, वो फास्ट ट्रैक पे आ जाता है. तो simulation is a need for it, as my friends suggest. Okay, you need a simulation if you want to shit. His point, he got a point. You need a simulation if you want to shit. He got a point. Yeah. So तब समझ में आया कि ये आपको एक सिमुलेशन, उसी तरह मदर्स को ये इनको ये वो सिमुलेशन देता है, वो एडवेंचर देता है, वो झगड़े का मजा देता है जो उनकी लाइफ से मिसिंग है. जो वो चाहते हैं वो हो, लेकिन नहीं है, वो एडवेंचर नहीं आ रहा है, तो वो उनको मजा आता है. एंड देन दे वांट टू पुट कमेंट्स आल्सो कि इसमें अभी ऐसा होना चाहिए. दे वांट टू फ्रेम थिंग्स. ट्विटर एंड फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग्स आर डैम इट फिल्ड विद कमेंट्स कि अब अनुपमा की लाइफ में ऐसा होना चाहिए एंड इसकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, और कहीं क्या पता नहीं कौन, गॉड नोज मेनी अदर सीरियल्स. सो दैट गिव्स देम द सिमुलेशन दैट दे वांट टू सी दोस थिंग्स. ओके, but that's when you have to understand, आपके लाइफ में आपको ये समझना है, when you need a simulation or when you need a relaxation, but it's a daily requirement. आपकी डोपामाइन, आपकी सेरोटोनिन, आपकी ज़ेंटोटाइन, इसको आप कैसे, ये ऑक्सीटाइन को कैसे आप बैलेंस करते हो, you need that thing to understand. So ये चीज़ें फिर समझ में आती है कि ओके, मुझे कौन सा आवर रिलैक्सेशन को देना है और कौन सा आवर सिमुलेशंस को देना है. तो रिमेंबर, अगर आप जनरली सिमुलेशन चाहते हो तो दिन में उठने के बाद आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखो, अचानक से आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा. सुबह 4-5 बजे उठ के देखो ना, मैं नींद नहीं आएगी उसके बाद. आई एम नॉट किडिंग, उसके बाद नींद नहीं आएगी आपको, पक्का बोलता हूँ, क्योंकि द माइंड हैज गॉट दैट सिमुलेशन. लेकिन वो रात को सोते समय देखोगे ना तो गड़बड़ कर दोगे, जो नींद आने पे थी वो टूट जाएगी. Clear? So you have to understand when you need a relaxation and when you need a simulation. And remember, both are daily needs. दोनों रोज चाहिए. Okay? दोनों रोज चाहिए. So don't cut out on entertainments. Huh? Don't cut out. But you can structure it, because different people have different kinds of entertainment. So you can structure it the way you want to.
Okay, chalo. So now let's take a short break and then we will do the remaining part.